नमस्कार, मैं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड टर्म की फर्स्ट यूनिट के विषय में। अब ये हम लोग बात करने जा रहे हैं सीबीएसई के कैरिकुलम के विषय में। तो हम लोग जान लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहला है ग्राम, दूसरा है मूर्छना, तीसरा है कर्ण, चौथा है खटका, पांचवा है मुर्की। इन पांचों टॉपिक को मिला के इनके मार्क्स बनते हैं 3। तो हम लोग सबसे पहले ग्राम के विषय में एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ग्राम होता क्या है। अगर आपको ग्राम डिटेल से पढ़ना है तो आपके लिए डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जाके उसे विजिट कीजिए। मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। ग्राम किसे कहते हैं? ग्राम स्वरों के रहने के स्थान को कहते हैं। साधारण भाषा में समझिए, स्वरों के रहने के स्थान को ग्राम कहते हैं। जैसे ग्राम का वास्तविक जो शाब्दिक रूप है वो क्या कहलाता है? गांव। जैसे गांव में लोग मिलजुल के रहते हैं, उसी प्रकार ग्राम में स्वर मिलजुल के रहते हैं। तो स्वरों के रहने के स्थान को हम लोग संगीत में ग्राम कहते हैं। अब इसके लिए 2 परिभाषाएं हैं। संगीत पारिजात में पंडित अहोबल जी ने कहा है, स्वरों का एक समूह ही ग्राम कहलाता है। और दूसरे ग्रंथ यानी संगीत दर्पण में कहा गया है कि ग्राम स्वरों के ऐसे समूह को कहते हैं जो मूर्छनाओं का आश्रय हो या जिसके आधार पर मूर्छनाओं की रचना होती, उसे हम ग्राम कहते हैं। मतंगुनी ग्राम की परिभाषा लिखते हैं कि श्रुतियों और स्वरों के समूह से ग्राम की स्थापना होती है। याद रखना, 2 परिभाषाएं आप आराम से याद रख सकते हैं। पहला है पंडित अहोबल की और दूसरा है मतंगुनी की। पंडित अहोबल जी कहते हैं कि स्वरों का एक समूह ही ग्राम कहलाता है। ये उन्होंने संगीत पारिजात में कहा है। और मतंगुनी ने ग्राम की परिभाषा क्या दी है? श्रुति और स्वरों के समूह से ग्राम की स्थापना होती है। याद रखना, छोटी सी है, श्रुति और स्वरों के समूह से ग्राम की स्थापना होती है। याद रह सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्राम कितने प्रकार के होते हैं। ग्राम आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है षडज ग्राम, दूसरा होता है मध्यम ग्राम और तीसरा होता है आपका गंधार ग्राम। तो हम लोग फिर एक बार चर्चा करते हैं षडज ग्राम के विषय में। षडज ग्राम जो होता है वो सा से शुरू होता है। इसका प्रमुख स्वर भी सा ही होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे भैया आप? चतुष चतुष चैव, षडज मध्यम पंचमा, दैव दैव निषाद गंधारो, त्रियस्त्री ऋषभ धैवती। अब मैंने ये श्लोक बोला, अब इसको आपको समझना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या होता है? चतुष चतुष चैव, षडज मध्यम पंचमा, यानी कि 4 श्रुतियां होती हैं षडज मध्यम और पंचम की। दैव दैव निषाद गंधारो, यानी 2 श्रुतियां होती हैं निषाद की और गंधार की। त्रियस्त्री ऋषभ धैवती, यानी 3 श्रुति होती हैं आपकी ऋषभ की और धैवत की। तो आप लोग श्रुतियों पे इसको आराम से रख सकते हैं कि भाई षडज की आपको पता लग गई है, यानी सा की आपके 4 श्रुति है, माँ की आपकी 4 श्रुति है और पा की आपकी 4 श्रुति है। दैव दैव निषाद गंधारो, मतलब 2 श्रुति आपकी निषाद की हो गई और 2 गंधार की हो गई। अब बाकी धा और रे बचा, तो इनकी 3 श्रुतियाँ हो जाएंगी। अब हम लोग समझते हैं मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम में क्या करना होता है? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा। जो हम लोगों ने षडज ग्राम में किया है कि भैया आपके 4 श्रुति जो हैं वो आपके षडज मध्यम और पंचमा की है, 2 श्रुति निषाद और गंधार की है और 3 श्रुतियाँ जो हैं ऋषभ और धैवत की है। अब मध्यम ग्राम में क्या करना है? सिंपल सा फंडा है कि पा की 1 श्रुति कम कर देनी है और धा की 1 श्रुति बढ़ा देनी है। तो अब क्या हो जाएगा कि षडज मध्यम की 4 श्रुति हो जाएगी, पंचम की 3 श्रुति हो जाएगी, निषाद की और गंधार की 2 श्रुतियां रहेंगी और ऋषभ की 3 रहेगी और धैवत की 4 हो जाएगी। बस, और कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज रहेगा। क्योंकि जब आप पा की 1 श्रुति कम कर देते हो तो धा की 1 श्रुति बढ़ जाती है। यह आपके मध्यम ग्राम की पहचान है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आसानी से बना लेंगे आप इसको।
इसके बाद आता है हमारा तीसरा ग्राम, गंधार ग्राम या गंधर्व ग्राम या निषाद ग्राम। ये तीनों इसी के ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। गंधर्व ग्राम भी यही है, गंधार ग्राम भी यही है, और गांधर्व ग्राम भी यही है, और निषाद ग्राम भी यही है। ये नी से शुरू होता है। इसका प्रयोग गंधर्व किया करते थे या गंधर्व लोक में किया जाता था, इसलिए इसे गंधार ग्राम कहा जाने लगा या गंधर्व ग्राम कहा जाने लगा। वास्तविकता में ये निषाद ग्राम था, ये नी से चालू होने वाला ग्राम था, लेकिन इसे गंधर्व लोग ज़्यादा गाते थे तो इसका नाम गंधर्व ग्राम पड़ा। फिर उसका अपभ्रंश रूप होते होते वो गंधार ग्राम बन गया। अब इसका भूलोक में कोई प्रचलन नहीं है, इसका आपको डिटेल जो है अवेलेबल भी नहीं है। बस आप लोग नाम के लिए याद रखिए कि आपके पास 3 ग्राम होते थे प्राचीन काल में। पहला है षडज ग्राम, दूसरा है मध्यम ग्राम और तीसरा है गंधार ग्राम। आज की दुनिया में या आज के युग में सिर्फ आपका षडज ग्राम ही काम में आता है। उसके अलावा मध्यम ग्राम का भी लोप होने लगा है। निषाद ग्राम या गंधर्व ग्राम या गंधार ग्राम का लोप हो ही चुका है। तो ये था आपका ग्राम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मूर्छना पे कि मूर्छना क्या होती है। तो आइए उसको भी सीखते हैं हम लोग, मूर्छना क्या होती है। मूर्छना का एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, एक बार उसे विजिट कीजिएगा। लेकिन हम छोटा सा उसको रिकॉल यहाँ पे करते हैं। मूर्छना होती क्या है। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना होता है, याद रखना, मूर्छ धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है चमकना या उभरना। अब इसके विषय में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखते हैं कि क्रमयुक्त 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। मतलब कि आप क्रम से 7 स्वरों का उतार चढ़ाव कर रहे हो, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको गा रहे हो या बजा रहे हो, तो वो मूर्छना कहलाता है। अब पंडित अहोबल भी इसी प्रकार लिखते हैं कि जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। यानी आप सारे गा मा पा धा नी सा गा रहे हैं और सा नी धा पा मा गा रे सा गा रहे हैं, तो ये भी मूर्छना कहलाती है। ये आरोह अवरोह के क्रम को ही हम मूर्छना कहते हैं। पंडित श्रीनिवास जी का कहना है कि जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो पंडित जन उसे मूर्छना कहते हैं। उन्होंने भी सेम बात ही कहा है। मूर्छना से होता क्या है। मूर्छना से रागों की उत्पत्ति होती है। याद रखना, रागों की जन्म भूमि मूर्छना को कहा जाता है। आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि जब आप 7 स्वरों का आरोह अवरोह करते हैं तो उसे हम मूर्छना कहते हैं। अगर आप किसी भी स्वर को अपना प्रमुख स्वर मान के, आप प्रमुख स्वर सा को मान के अगर मूर्छना कर रहे हैं तो सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये भी आपकी मूर्छना कहलाएगी। मतलब क्रम से आप 7 स्वरों का उतार चढ़ाव कर रहे हैं तो वो आपकी मूर्छना कहलाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कर्ण के विषय में कि कर्ण क्या होता है। कर्ण के विषय में भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको मैं उसका लिंक भी आई बटन में दे दूँगा, तो उसको विजिट कीजिए, अच्छे से समझिए। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन उसके विषय में भी कर रहे हैं। आप जब किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं या किसी स्वर को आप बजा रहे हैं, गाते या बजाते समय, जब उसके आगे या पीछे के स्वर को हल्का सा स्पर्श करते हैं तो उसे कर्ण कहते हैं जी। अब कर्ण स्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। कर्ण स्वर का प्रयोग गायन में या वादन में उसकी रंजकता को बढ़ाना या उसको सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्व लगन, दूसरा होता है अनुलगन। पूर्व लगन क्या होता है। जो आपके मूल स्वर से पहले का स्वर आप कर्ण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो उसे आप पूर्व लगन कहेंगे। और आप मूल स्वर के बाद वाले स्वर का अगर आप कर्ण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो उसे आप अनुलगन कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि अगर आपने माँ को अपना मूल स्वर बनाया है तो गा आपका पूर्व लगन कहलाएगा और पा आपका अनुलगन कहलाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे खटके के विषय में। खटका किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं कि खटका किसे कहते हैं। किसी एक स्वर को उसके आगे और पीछे के स्वरों के साथ शीघ्रता से बोलने या बजाने को, यानी गाने और बजाने को हम खटका कहते हैं। ये क्रिया किस लिए की जाती है। ये क्रिया गायन और वादन को अलंकृत करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए की जाती है। अब समझने के लिए थोड़ा सा आसान करूं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मुझे सिर्फ पा स्वर बजाना है
और मैं उसको सिर्फ पा बजा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा उसको मैं जटिल करूँगा। कैसे? पा मा धा पा, अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये जो क्रिया मैंने की है इसको खटका कहते हैं। खटका गायन की सुंदरता बढ़ाता है, जैसे कर्ण स्वर भी गायन की सुंदरता बढ़ाता है, उसी प्रकार खटका भी गायन की सुंदरता को बढ़ाने या अलंकृत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। खटके से आपका रियाज दिखता है कि आप कितना रियाज कर रहे हैं या आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, या मतलब जिस टाइमिंग में आपको पा स्वर बजाना था आपने वहाँ पे पा मा धा पा 4 स्वर बजा दिए। तो ये आपका प्रैक्टिस को भी शो करता है और आपके गायन और वादन को अलंकृत भी करता है या उसको सुंदर दिखाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मुर्की के विषय में। मुर्की क्या होती है? मुर्की भी एक प्रकार का कर्ण स्वर होता है। इसमें आप लोग द्रुत गति से 3 स्वरों का प्रयोग करते हैं और एक अर्धगोलाई सी बना देते हैं। कैसे? अब मुझे अगर जैसे नी स्वर गाना है तो मैं उसको रे नी सा गा दूँ, या मुझे मा गाना है तो मैं धा मा पा गा दूँ, कि मैं उसको अर्धगोलाई में बना रहा हूँ। मतलब उसके आगे और एक पीछे वाला स्वर भी साथ में लेके आ रहा हूँ, एक आगे और एक पीछे वाला स्वर भी मैं साथ में लेके आ रहा हूँ। एक टाइमिंग के अंदर मैं 3 वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मुर्की कहलाती है। और इसका पूरा डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, उसको भी मैं लिंक आपको आई बटन में देने वाला हूँ, आप डिटेल में समझिएगा। ये आपका एक शॉर्ट टाइम में एक छोटा सा रिकॉल कराना था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। हम लोग इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप लोग बस मेहनत कीजिएगा और थोड़ा समय निकाल के इसको सुन लीजिएगा। धन्यवाद।